नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र बिश्नोई चाणक्य क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन करेंगे दिल्ली पुलिस के कंप्यूटर विषय के बारे में चर्चा। और सबसे पहले अपन देखेंगे कंप्यूटर विषय का सिलेबस, मतलब उसका पाठ्यक्रम, मतलब क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे अपने। तो ये दोस्तों आपके सामने देखो कंप्यूटर विषय का सिलेबस है। इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है उसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स मतलब कंप्यूटर की जो आधारभूत चीजें हैं उनके बारे में पूछा जाता है। कंप्यूटर क्या है, क्यों काम करता है, ठीक है, और इसकी कौन कौन सी जनरेशन है, रैम रोम फुल फॉर्म क्या है, वो सारा इस फंडामेंटल्स के अंदर आता है। फिर आपका एमएस एक्सेल, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, कोई भी डाटा का एनालिसिस करते हैं, कोई भी डाटा का उसके अंदर डाटा एंट्री वगैरह कार्य करते हैं, मतलब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है एमएस एक्सेल को, ठीक है। फिर एमएस वर्ड कम्युनिकेशन, एमएस वर्ड के अंदर क्या होता है, कोई टेक्स्ट एडिटिंग का कार्य होता है, कोई लेटर टाइपिंग वगैरह का कार्य होता है, वो सारा एमएस वर्ड के अंतर्गत आता है। फिर आता है इंटरनेट, www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब इंटरनेट के बारे में। आज का भला ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो इंटरनेट के बारे में नहीं जानता होगा, उसके बारे में इसकी जानकारी पूछी गई है। फिर वेब ब्राउजर्स और एटसेट्रा। वेब ब्राउजर देखिए, वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे ये गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा मिनी, वो सारा वेब ब्राउजर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग के क्या क्या तत्व है, क्या क्या घटक है। वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक, मतलब इसकी बेसिक चीज है ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट को कैसे खोलते हैं, उसको कैसे बंद करते हैं, तो वो उसका बेसिक कंपोनेंट्स आता है। फिर टेक्स्ट क्रिएशन, कोई भी टेक्स्ट या कोई भी पाठ्यक्रम को कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। फॉर्मेटिंग, मतलब उसका फॉर्मेटिंग कैसे करना है, उसका फॉन्ट स्टाइल कम छोटा बड़ा, उसका बॉर्डर वगैरह देना, वो सारा इसके अंदर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। फिर टेक्स्ट एंड प्रेजेंटेशन फीचर, फिर उसका प्रेजेंटेशन मतलब उसका प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं, उसके फीचर्स देखने, मतलब लाभ देखने होते हैं। फिर एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल मैंने पहले बोला था, इसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसका एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट, एडिटिंग ऑफ सेल, मतलब सेल जो एक्सेल के अंदर होती है, रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन एरिया होता है उसको सेल बोला जाता है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट को लिखने का कार्य करता है। तो सेल को कैसे इसको एडिट करते हैं, फंक्शन एंड फॉर्मूला, कोई भी फंक्शन कैसे काम करते हैं, कोई भी फॉर्मूला सेल के अंदर कैसे अप्लाई करता है, वो सारी इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। फिर आता है कम्युनिकेशन बेसिक्स ऑफ ईमेल, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ ईमेल एंड इट्स रिलेटेड फंक्शंस। ईमेल का मतलब होला इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब ईमेल को अपन कैसे भेजेंगे, ईमेल को कैसे प्राप्त करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी फंक्शन होते हैं ईमेल के थ्रू, कैसे अटैचमेंट फाइल होती है, कोई भी टेक्स्ट कैसे, पिक्चर कैसे, नोट्स वगैरह जो भी सारे कुछ भेजना होता है वो ईमेल के थ्रू, इसके क्या क्या फंक्शन है। फिर इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर्स, इंटरनेट सर्विस और इंटरनेट, मतलब इंटरनेट क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, इसका क्या क्या फंक्शंस है। यूआरएल है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर वेबसाइट्स, ब्लॉग, वेबसाइट से क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ वेब पेज, बहुत सारे वेब पेजों का जो संग्रह होता है उसको वेबसाइट्स कहते हैं। ब्लॉग्स, छोटे छोटे जैसे ब्लॉग्स होते हैं उनको वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई बैंकिंग। दोस्तों ये है आपके दिल्ली पुलिस का सिलेबस कंप्यूटर का। तो ये दोस्तों बहुत मतलब बेसिक चीज है, इसको यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 15 से 20 के बीच में इन सिलेबस में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बहुत बेसिक लेवल की ये चीजें हैं, बहुत इजी है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सही प्रश्न कर पाएंगे दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों ये अपने सिलेबस के बारे में चर्चा की थी। अब आगे अपन शुरू करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या, कंप्यूटर को हम सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर इसके पूरे सिस्टम का निर्माण होता है, इसलिए इसको सिस्टम भी कहा जाता है, इसलिए या उसको कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों।
देखो आपके सामने ये अगर चित्र दिखाई देता है कंप्यूटर का, तो इसमें यदि एक भी चीज अधूरी हो तो ये आपको एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं कहलाएगा। हर चीज इसके साथ कनेक्टेड होती है, तभी जाके ये इसका क्या होता है, कंप्यूटर का निर्माण होता है। जैसे दोस्तों आपके सामने ये दिखाई दे रही होगी, इसको अपन क्या बोलेंगे, मॉनिटर। मॉनिटर हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर ये क्या होगा, इनको आप क्या बोलते होंगे, सभी के दिमाग में आता होगा सर इनको तो सीपीयू बोलते होंगे। नहीं, इसको सीपीयू नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, कैबिनेट। कैबिनेट मतलब एक बॉक्स होता है। सीपीयू तो इसके अंदर का जो एक पार्ट होता है, जिसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर इसको अपन माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकता है, माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। सीपीयू है तो क्या होता है दोस्तों, माइक्रो चिप होता है, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ब्रेन, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, सीपीयू को। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर है, इसलिए इसको माइक्रो चिप भी कहा जाता है। ये एक प्रोसेसर की भांति काम करता है। सीपीयू क्या करता है, निर्देशों को लोड तथा एग्जीक्यूट करने के लिए काम में लिया जाता है। सीपीयू का क्या काम होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी निर्देश होता है, उनको लोड और उसका एग्जीक्यूशन मतलब निष्पादन करने के लिए काम में लिया जाता है। और विश्व का सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था दोस्तों, विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, 4004। तो दोस्तों इसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। इसको कैबिनेट है, इसके सीपीयू इसके अंदर पाया जाता है। और ये फिर आपको एक बटन दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है पावर बटन। पावर बटन, यदि आप कंप्यूटर को स्विच ऑन वगैरह करते हो तो आप यहां से करते होंगे। फिर यहाँ दोस्तों देखिए पोर्ट लगे हुए होते हैं, 2-3 पोर्ट दिख रहे होंगे आपको, जहां पे आप क्या करते हैं, पेन ड्राइव वगैरह कुछ भी कनेक्ट वगैरह करते हैं। इन पोर्ट को क्या बोला जाता है, यूएसबी पोर्ट। क्या बोला जाता है दोस्तों, यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। देखो दोस्तों ये छोटे छोटे जो फुल फॉर्में होती है ना, तो मोस्टली कई बार एग्जाम में यही पूछी जाती है। अभी हाल ही में एसएसआर नेवी के एग्जाम हुआ था, उसके अंदर यूएसबी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। तो जो आप पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड वगैरह जो भी कनेक्ट होती है वो किस में कनेक्ट करते हैं, यूएसबी पोर्ट में। और यूएसबी पोर्ट की यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। और फिर ये देखो दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, सीडी ड्राइव। सीडी ड्राइव, सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसके अंदर जो भी सीडी या डीवीडी अपन क्या कर सकते हैं, उसको ड्राइव कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर कैबिनेट के अंदर क्या होता है, मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क सारा इसके अंदर समाहित होता है। फिर दोस्तों देखो ये आपको एक और दिखता होगा पार्ट या भाग, इसको किस नाम से जाना जाता है, माउस। माउस, ठीक है दोस्तों। माउस जो कंप्यूटर का होता है, ये कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए काम लिया जाता है। यह एक इनपुट डिवाइस होती है दोस्तों, इससे कोई भी निर्देश को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवाया जाता है। और माउस के अंदर कितने बटन होते हैं, 2। एक तो लेफ्ट बटन और एक राइट बटन। लेफ्ट बटन को एक बार दबाने से क्लिक होता है, 2 बार जल्दी जल्दी दबाने से डबल क्लिक होता है। और ओके के लिए भी कंप्यूटर के अंदर लेफ्ट बटन का प्रयोग किया जाता है। और बीच के अंदर एक इसका व्हील होता है, जिससे अंदर कोई स्क्रॉलिंग वगैरह करने के लिए काम आता है, कोई भी सूचना या पेज को स्क्रॉल ऊपर नीचे लेने, तो वो व्हील होता है। और इस माउस के नीचे एक तख्ती नुमा स्लेट के आकार के भाग का जो एक नीचे
जो वस्तु रखी जाती है उसको क्या बोला जाता है? माउस पैड। माउस पैड। और माउस होता है दोस्तों वो जीयूआई बेस पे काम करता है। कौन से बेस पर? जीयूआई। जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, तो माउस किस बेस पे काम करता है? जीयूआई बेस पे काम करता है। जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, फिर आपका क्या आता है? इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? कीबोर्ड, मतलब कुंजी पटल। कीबोर्ड को क्या बोला जाता है? कुंजी पटल। इससे अपन क्या कर सकते हैं? कोई भी टाइपिंग वगैरह का काम कर सकते हैं। और ये भी एक कौन सी डिवाइस होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। कोई भी इंस्ट्रक्शन वगैरह देने के लिए काम में लिया जाता है। सबसे ऊपरी भाग में कीबोर्ड के अंदर F1 से लेके F12 तक जो 12 फंक्शन की होती 12 होती है उनको बोला जाता है फंक्शन कुंजी या फंक्शन की। वो कितनी होती है? F1 से लेके F12। कीबोर्ड के जो सबसे ऊपरी भाग में जो की पाई जाती है उनको क्या बोला जाता है? फंक्शन की या फंक्शन कुंजी। फंक्शन कुंजी क्या होती है? वह कुंजी या वह की जिसके अंदर पहले से आदेश या पहले से निर्देश या पहले से कमांड निर्मित होते हैं उनको फंक्शन कुंजी कहा जाता है। अलग अलग फंक्शन की का अलग अलग यूज होता है, वो अपन आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे आपको कोई हेल्प वगैरह की जरूरत होती है तो F1 प्रेस करेंगे, कोई भी एडिट वगैरह करना है तो F2 करेंगे। ऐसे इनका क्या होता है? एक एक की का अलग अलग यूज होता है ये फंक्शन की। और एक सबसे लंबी की आपको यह दिखाई दे रही होगी, इसको कौन सी की बोलते हैं? स्पेस बार की। स्पेस बार की कीबोर्ड के अंदर सबसे लंबी की होती है। कौन सी? स्पेस बार की। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कीबोर्ड में सबसे लंबी की कौन सी होती है? तो स्पेस बार की होती है। फिर यहाँ पे देखो आपको कैप्स लॉक दिखाई देता होगा। कैप्स लॉक का क्या काम होता है? कैपिटल लेटर को स्मॉल में, स्मॉल को कैपिटल में, मतलब उसके अंदर केस चेंज करने के लिए। फिर टैब बटन, टैब बटन एक पैराग्राफ मतलब फिक्स इंडेंट करने के लिए, पैराग्राफ में फिक्स दूरी के लिए जंप करवाने के लिए टैब का यूज करेंगे। फिर यहाँ कंट्रोल बटन आता है, एक कॉम्बिनेशन की होती है, कंट्रोल के साथ में कोई दूसरी की का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे शिफ्ट बटन आता है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे एक एंटर कुंजी आती है, इधर न्यूमेरिकल कीपैड आता है। तो ये आप यह हुआ कीबोर्ड। कहने का मतलब ये सारा जो सिस्टम मिला के एक किसका निर्माण करता है? कंप्यूटर का निर्माण करता है। समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर किसको कहते हैं। इस एक ये भाग नहीं हो, यदि माउस भी नहीं हो तो आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम कभी नहीं कहलाएगा। कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है? कंप्यूटर क्या होता है? मुख्य रूप से डाटा भंडारण एवं प्रोसेसिंग के लिए काम में लिया जाता है। कहने का मतलब डाटा का स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और कंप्यूटर का क्या यूज किया जाता है? डाटा का भंडारण एवं प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। आज ये आधुनिक युग में शायद ऐसा कोई होगा जो कंप्यूटर से शायद परिचित नहीं होगा, क्योंकि आजकल हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। भले आप शिक्षा के क्षेत्र में लो, चिकित्सा के क्षेत्र में लो, अनुसंधान के क्षेत्र में लो, हर क्षेत्र में कहीं न कहीं व्यापक रूप से कंप्यूटर का प्रयोग होता होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आप देखिए कंप्यूटर होता है जो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना हुआ होता है। किस शब्द से? कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। जो गणना करने वाला यंत्र होता है उसको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर कहते हैं। या फिर इसको अभिकलित या संगणक भी कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों,
फिर देखो कंप्यूटर क्या 8 वर्ड से मिलके बना हुआ होता है, जिसका अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। वो देखिए आप कैसे। देखिए सी का मतलब होता है कैलकुलेशन, ओ का ऑपरेटिव, एम का मशीन, पी का पर्पज, यू का यूज्ड फॉर, टी का ट्रेडिशनल या टेक्नोलॉजी, आर का एजुकेशन, सॉरी ई का एजुकेशन, आर का रिसर्च। देखिए इन सारे वर्ड से मिला के एक कंप्यूटर शब्द का निर्माण होता है। कैलकुलेशन मतलब गणना के कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिव इसका संचालन करने में यूज किया जाता है। मशीन ये एक मशीन के रूप में कार्य करती है। पर्पज इसका उद्देश्य है, इनकी उपयोगिता है। यूज्ड फॉर, टी का मतलब ट्रेडिशनल परंपरागत तौर पे या तकनीकी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ई का मतलब एजुकेशन, आर का रिसर्च खोज अनुसंधान के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कंप्यूटर की मीनिंग हुई। फिर अब देखते हैं कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं। देखो दोस्तों कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती है। पहली विशेषता कंप्यूटर की स्पीड, मतलब गति। कंप्यूटर होता है वो बहुत गति से कार्य करता है, बहुत फास्ट रूप से कार्य करता है। आज के जनरेशन में सुपर कंप्यूटर आ गया, 1 सेकंड में कई पेटाफ्लॉप्स की गणना करने में सक्षम होता है। तो इसलिए कंप्यूटर की गति होती है वो तेज गति से कार्य करता है। दूसरा होता है ऑटोमेटिक, मतलब स्वचालित। कंप्यूटर को यदि आप एक बार निर्देश दे देते हो फिर वो कंप्यूटर क्या करता है, अपने आप अपना कार्य कर लेता है। तीसरा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। कंप्यूटर बहुत शुद्धता से कार्य करता है। कोई भी कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। गलती मनुष्य के द्वारा या यूजर के द्वारा की जाती है। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करेगा, वो अपनी एक्यूरेसी 100% करेगा। फिर आता है मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड का मतलब सार्वभौमिकता, मतलब इनका प्रयोग हर क्षेत्र में कहीं न कहीं सर्व रूप से किया जाता है। पांचवी इसकी विशेषता है मेमोरी, मतलब स्मृति, याददाश्त। कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा, कितना भी डाटा उसके अंदर भंडारण सेव किया जाता है। भविष्य में अपने को कभी भी कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है तो उस मेमोरी में से उस चीज को वहां से अपन देख सकते हैं। फिर अगली इसकी विशेषता है थकावट, मतलब कंप्यूटर 24/7 कार्य कर सकता है, ये कभी भी थकान महसूस नहीं करता है। तो कंप्यूटर की ये भी एक क्या है, विशेषता है। अगली है इसकी विशेषता यूजर फ्रेंडली, मतलब यूजर का मतलब कंप्यूटर पे जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसको यूजर फ्रेंडली यानी मित्रता, मतलब एक मित्र की भांति उसके साथ कंप्यूटर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ये कंप्यूटर की क्या हुई विशेषता। विशेषता होती है जिसमें कुछ कमियां भी है दोस्तों। क्या कमियां हैं देखते हैं आप। मतलब वीकनेस ऑफ कंप्यूटर, वीकनेस ऑफ
कंप्यूटर, लोग कंप्यूटर की कमियां। पहली कमी क्या है? देखिए कंप्यूटर को सोचने समझने की, एक क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर का आईक्यू होता है। आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है वो होती है 100%, 0%, 92% या कोई नहीं। कंप्यूटर का आईक्यू कितना होता है दोस्तों? कोई कहेगा सर कंप्यूटर 100% होगा, नहीं होता है। कंप्यूटर का आईक्यू होता है 0%, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है। कंप्यूटर तो मनुष्य का गुलाम है, क्योंकि जैसा अपन उसको निर्देश देंगे वैसा ही तो काम करेगा, कंप्यूटर खुद कुछ नहीं करता। तो इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कंप्यूटर का आईक्यू कितना होता है? 0%, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसकी पहली कमी क्या होती है? नो आईक्यू, मतलब इसका आईक्यू बिल्कुल नहीं होता है, 0% होता है। इसी वजह से कंप्यूटर क्या है? मानव का गुलाम है। और दूसरी कमी है नो फीलिंग, मतलब ये कोई भी चीज को महसूस नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, अब आगे अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर की। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करेंगे जनरेशन के बारे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियां। देखो दोस्तों, आज तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आ चुकी है? 5 पीढ़ियां आ चुकी है। लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं 5वीं पीढ़ी से आगे का कार्य कर रही है। जैसे अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आज के जमाने में भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो कंप्यूटर की वर्तमान में तो 5 पीढ़ियां ही अपने को पढ़नी पड़ेगी। तो फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी 1942 से 1955 तक। देखिए दोस्तों, एक जनरेशन का जो ये ईयर है ना, इससे लेके अभी तक भी भ्रांतियां, अलग अलग बुक में अलग अलग ईयर मिलेंगे, किसी में 1942 है, किसी में 1945 है। तो आज तक मेरे हिसाब से कभी भी कंप्यूटर में ईयर जो सन से लेके कभी अभी तक सवाल नहीं पूछा गया, क्योंकि इसका अलग अलग बुक में आपको अलग अलग ईयर मिलेंगे। कोई देखेगा सर किसी बुक में 1945 है, 1942 है, कौन सी बुक में। तो पहली जनरेशन है वो 1942 से 1955 तक के चली है। इसमें किसका प्रयोग किया गया था दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब, जिसको बोला जाता है निर्वात नली। देखो दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ना, 20x40 एक रूम के आकार की साइज के जितने बड़े होते थे। तो इतने बड़े कंप्यूटर होते थे तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंजप्शन उसकी बहुत ज्यादा थी, मतलब ऊर्जा की खपत ज्यादा थी, गर्म बहुत जल्दी हो जाता था। ठीक है, इसमें इस जनरेशन में किसका प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। और इस जनरेशन के अंदर मशीनी भाषा व असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इस जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था दोस्तों? मशीनी भाषा व असेंबली भाषा का प्रयोग कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। और इस भाषा का आविष्कार सन 1952 के अंदर ग्रेस हॉपर नाम का एक वैज्ञानिक था,
उस वैज्ञानिक ने इस भाषा का प्रयोग किया गया था। मशीनी भाषा कौन सी होती है? कंप्यूटर जो होता है वो हमेशा मशीनी भाषा को ही समझता है। मशीनी भाषा जिसको अपन 0 और 1 या बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। मशीनी भाषा किसको? 0 और 1 या इसको बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। इस भाषा का जो आविष्कार या निर्माण का श्रेय है वो लेडी एडा अगस्टा को जाता है। लेडी एडा अगस्टा। तो कहने का मतलब मशीनी भाषा के जनक कौन? लेडी एडा अगस्टा। या बाइनरी भाषा की जनक कौन? लेडी एडा अगस्ता। कहने का मतलब लेडी एडा अगस्टा को बाइनरी भाषा या मशीनी भाषा का जनक कहा जाता है। अर्थात दुनिया की पहली प्रोग्रामर भी इसी को कहा जाता है। किसको? लेडी एडा अगस्ता को। दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामर। देखो प्रोग्रामर क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग जो कोडिंग का कार्य करता है उनको प्रोग्रामर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन थी? लेडी एडा अगस्टा। मशीनी भाषा की जनक कौन थी? लेडी एडा अगस्ता। या बाइनरी भाषा की जनक कौन थी? लेडी एडा अगस्ता। फिर इसके अंदर इनपुट और आउटपुट के लिए लोग मेमोरी के रूप में इस पीडी में किसका प्रयोग किया गया था? इनपुट एंड आउटपुट के लिए इसके अंदर पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। मतलब इसके अंदर आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का भी प्रयोग किया गया था। आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम का भी प्रयोग इसके अंदर किया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर आप इसके अंदर देखो इस पीढ़ी के जो सबसे प्रमुख कंप्यूटर थे वो कौन कौन से थे? जो प्रथम पीढ़ी थे फर्स्ट जनरेशन का पहला कंप्यूटर था एनियाक। एनियाक कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है दोस्तों, एनियाक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनियाक कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था? फर्स्ट जनरेशन का था। एनियाक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। फिर और इसका कौन सा कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का? यूनिवेक। दूसरा कौन सा कंप्यूटर था? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर एक और कंप्यूटर था, उसका क्या नाम था? एडीवेक। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडीवे का क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, ये आपकी हुई फर्स्ट जनरेशन। ठीक है दोस्तों, ये थी अपनी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के कौन कौन से कंप्यूटर थे? एनियाक, यूनिवेक और एडीवेक। एनियाक कंप्यूटर था दोस्तों, ये प्रथम पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। प्रथम पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों? एनियाक था। अब अपन पढ़ेंगे दूसरी पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन।
सेकेंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी 1955 से 64 तक चली थी। ठीक है दोस्तों, पहली पीढ़ी में किस चीज का प्रयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, असेंबली भाषा और मशीनी भाषा का प्रयोग हुआ था। ठीक है दोस्तों, और उसमें पंच कार्ड का भी प्रयोग हुआ था, मेमोरी। तो इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब की जगह इस पीढ़ी में किसने स्थान ले लिया था? ट्रांजिस्टर ने इसने जगह ले ली थी। ट्रांजिस्टर। तो दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाने लगा था? कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का? ट्रांजिस्टर का। किसकी जगह? वैक्यूम ट्यूब की जगह। मतलब दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। और ट्रांजिस्टर पर आधारित दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों? IBM 1401। दोस्तों आप पेन और कॉपी खोल के बैठे, साथ साथ आप नोट्स करते रहिए। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो एग्जाम में आने के लिए लायक नहीं है। बहुत समराइज चीजें हैं, कोई न कोई इस वीडियो में से 1 या 2% हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम देख लो, पूछा जाता है कि इस पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था, इस जगह किसका प्रयोग हुआ था, मेमोरी कार्ड के रूप में किसका प्रयोग हुआ था। ये IBM 1401 का कंप्यूटर था, वो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर था, किस पे आधारित था? तो ट्रांजिस्टर पर आधारित दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों? IBM 1401 था। और इसमें मेमोरी के लिए चुंबकीय टेप और डिस्क का प्रयोग होने लगा। मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग? चुंबकीय टेप और डिस्क का प्रयोग होने लगा। मतलब मैग्नेटिक टेप और डिस्क मेमोरी के। फिर इसके अंदर हाई लेवल फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी भाषा का? असेंबली लैंग्वेज और मशीनी भाषा का प्रयोग हुआ था। इसमें उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ था, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था। हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा का आविष्कार कौन सी जनरेशन में हुआ था? सेकंड जनरेशन में। कौन सी भाषा? वो देखो, फॉरट्रैन। देखो फॉरट्रैन जो एक ऐसी लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यह एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, इसको एक वैज्ञानिक भाषा के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी फॉर्मूले, बड़े से बड़े जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले होते हैं ना, उन फॉर्मूले का सॉल्यूशन फॉरट्रैन लैंग्वेज के द्वारा ही किया जाता है। फिर बेसिक, कोबोल, इत्यादि। तो उच्च स्तरीय भाषा का कौन से का प्रयोग हुआ था दोस्तों? फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल और भी कई तरह। फिर प्रमुख कंप्यूटर कौन से थे? मैन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन के मैन कंप्यूटर कौन से थे? IBM 70, IBM 1400, 1600 सीरीज के थे। मतलब ये मैन कंप्यूटर थे जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। IBM 70, 1400, 1600 सीरीज के कंप्यूटर थे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब आगे पढ़ेंगे तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन। तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन 1964 से 1975 तक। तो देखिए दोस्तों, सेकंड जनरेशन में किसका प्रयोग होता था? ट्रांजिस्टर का। तो अब तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह किसका प्रयोग करेंगे? IC का। किसका? IC का। IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब समाकलन युक्ति, हिंदी में नाम होता है।
दोस्तों कई बार एग्जाम में यहीं से ही सवाल पूछा जाता है, आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी कौन सी पीढ़ी में प्रयोग लिया जाने वाला उपकरण था, तीसरी पीढ़ी में लिए जाने वाला उपकरण था। और यहां से और भी एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, आईसी किस धातु की बनी हुई होती है। आईसी दोस्तों किस धातु की बनी हुई होती है, कई बोलेंगे सिलिकॉन धातु, सही है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम धातु। आईसी किस धातु की बनी होती है दोस्तों, सिलिकॉन और जर्मेनियम धातु की बनी हुई होती है, जो मतलब हजारों ट्रांजिस्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक तत्वों से मिलकर बनी होती है। और इस चिप के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, एक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक वैज्ञानिक है दोस्तों, जिसका नाम है जे.एस. किल्बी। क्या नाम है, जे.एस. किल्बी को श्रेय जाता है। तो आईसी जो चिप है उसका आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, जे.एस. किल्बी को जाता है। जे.एस. किल्बी कौन सी कंपनी के वैज्ञानिक है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक वैज्ञानिक है। और आईसी कौन सी धातु से मिलकर बनी हुई होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम धातु की बनी हुई होती है। फिर देखो आईसी का उपयोग पहली बार आईबीएम सिस्टम है, आईबीएम सिस्टम 365 में किया गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईसी का उपयोग पहली बार किस सिस्टम में किया गया था, आईसी का उपयोग पहली बार आईबीएम सिस्टम 365 में किया गया था। ठीक है दोस्तों। फिर देखो मेमोरी के रूप में फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार हुआ या फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। मेमोरी के रूप में फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। और रैम के कारण गति में वृद्धि होने लगी इस पीढ़ी में। किसके कारण, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब रैम के कारण इस पीढ़ी में थोड़ी सी गति होने लगी। और इंटरनेट का प्रयोग भी इसी पीढ़ी से स्टार्ट हुआ दोस्तों। कौन सी पीढ़ी से, तीसरी पीढ़ी से इंटरनेट का प्रयोग इसी पीढ़ी से स्टार्ट हुआ था। और इसके अंदर उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी, आप देखें दोस्तों, उच्च स्तरीय भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषा के रूप में किसका प्रयोग हुआ था, हाई लेवल लैंग्वेज। देखो PL1, बेसिक, पास्कल इत्यादि, ये थर्ड जनरेशन की हाई लेवल लैंग्वेज थी। और इस जनरेशन के प्रमुख मुख्य कंप्यूटर कौन कौन से थे, वो आप देखें IBM 360, IBM 365 और IBM 370, ये इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर थे। तो दोस्तों तीसरी पीढ़ी में देखो किसका प्रयोग किया जाने लगा था, आईसी का। आईसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये किस धातु की बनी होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम धातु से मिलकर बनी होती है। कहने वाला हजारों ट्रांजिस्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक तत्वों से मिलकर इस चिप का निर्माण किया जाता है। और इस चिप के आविष्कार का श्रेय टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के वैज्ञानिक है जे.एस. किल्बी, उसको इसका निर्माण का श्रेय जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं चतुर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। चतुर्थ पीढ़ी, फोर्थ। इसका जो पीरियड टाइम है 1975 से
1989 तक। तो दोस्तों इस पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाने लगा? आईसी की जगह इसमें प्रयोग होने लगा VLSI। किसका प्रयोग होने लगा? VLSI, जिसकी फुल फॉर्म देखो, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का प्रयोग होने लगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या फिर इसको माइक्रोचिप भी बोल सकते हैं, या फिर इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, और या फिर इसको ऐसे बोलते हैं सीपीयू ने जगह ले ली है। ठीक है दोस्तों, चौथी पीढ़ी में VLSI ने जगह ली आईसी की, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या फिर इसको माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो इंटेल कॉर्पोरेशन सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया, मतलब विश्व की जो सिलिकॉन वैली है, विश्व की जो सिलिकॉन वैली है किसके नाम से जाना जाता है? विश्व की सिलिकॉन वैली है वो कैलिफोर्निया को, विश्व की सिलिकॉन वैली के नाम से कैलिफोर्निया को जाना जाता है, और भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। तो इंटेल कॉर्पोरेशन सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर 1970 में इंटेल 4004 तैयार किया था। तो दोस्तों पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने तैयार किया था? इंटेल ने। इंटेल कॉर्पोरेशन सिलिकॉन वैली कहने का मतलब कैलिफोर्निया में स्थित है, इस कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 तैयार किया गया था, और इसके निर्माण का ऑर्डर जापानी कंपनी बीजीकॉम ने इंटेल को दिया था। इसके निर्माण का ऑर्डर दोस्तों किसने दिया था? एक जापानी कंपनी बीजीकॉम कंपनी है, उस कंपनी ने इंटेल को ऑर्डर दिया था, और इसका विकास किसने किया था? M.E. होफ ने 1971 में किया था दोस्तों। समझ में आ गया? फिर देखो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित पहला पीसी, माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित पहला पीसी बोले तो पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित पहला पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर 1970 में MITS ने बनाया। MITS एक कंपनी का नाम है, उसने बनाया था। फिर इंटेल 8008, इंटेल 808 माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल 8008 जो माइक्रो प्रोसेसर है ये भारत के अंदर निर्मित माइक्रो प्रोसेसर है। इंटेल 8008 जो भारत में माइक्रो प्रोसेसर है इसका नाम है शक्ति, जो IIT मद्रास ने इसको डेवलपमेंट किया था। मतलब आधुनिक चिप विकसित करने का श्रेय फ्रेडरिक फेगिन को जाता है। किसको? आधुनिक चिप को विकसित करने का श्रेय फ्रेडरिको फेगिन को जाता है। लेकिन इंटेल कंपनी में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिक विनोद धाम, कौन सी कंपनी में काम करने वाले? इंटेल कंपनी में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिक विनोद धाम ने
कंपनी के लिए पेंटियम चिप का निर्माण किया था। पेंटियम चिप का निर्माण किया था, इसलिए इसको फादर ऑफ पेंटियम के नाम से जाना जाता है। किनको? विनोद धाम को। विनोद धाम एक भारतीय वैज्ञानिक है जो इंटेल कंपनी में काम करने वाले हैं। उन्होंने एक पेंटियम चिप, कहने का मतलब माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू बोलो, तो उनका निर्माण का श्रेय किया जाता है। देख लिए ये कई बार कौन कौन से प्रोसेसर है, लेटेस्ट प्रोसेसर कौन सा चल रहा है वर्तमान में? i7 चल रहा है। जैसे ये पेंटियम, क्वाड कोर, i3, i5, i7, ये इनकी प्रोसेसर की क्या है? सीरीज है। तो इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे पढ़ेंगे फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन मतलब पांचवी पीढ़ी। ये मतलब 1989 से कंटिन्यू मतलब प्रेजेंट वर्तमान में चल रही है। देखो दोस्तों, फोर्थ पीढ़ी में किसका प्रयोग किया रहा था? VLSI का। इसमें प्रयोग हो रहा है ULSI। ULSI होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। देखो ये पंचम पीढ़ी अभी विकास की अवस्था में चल रही है दोस्तों। इसके अंदर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होगा। इसके अंदर पाइथन, प्रोलॉग जैसी लैंग्वेज का भी प्रयोग होगा दोस्तों। तो इस पीढ़ी में अभी क्या है? हर चीज, कहने का मतलब वो सुपर कंप्यूटर का विकास, सोचने समझने की शक्ति का हर तरीके से हर चीज को परफेक्ट बनाने के लिए इस पीढ़ी को अभी क्या किया जा रहा है? डेवलप किया जा रहा है दोस्तों।